हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में। तो आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल की बारे में आज बात करेंगे। आइल्स का राइटिंग मॉड्यूल स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस मॉड्यूल में सबसे कम मार्क्स आते हैं। क्यों कम 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 मार्क्स आते हैं? स्टूडेंट को मुश्किल क्यों लगता है? असल में किसी को मुश्किल लगता है कि इसकी वोकैबुलरी मुश्किल है, किसी को मुश्किल लगती है ग्रामर, किसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो कुल मिला के टेक्निक्स क्या हैं, तो इसमें इसको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसको हमने स्कूल्स में भी नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ाया भी नहीं है और किसी ने अच्छी तरह से समझाया भी नहीं है। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में स्टूडेंट्स अपना देखते ही उनको थोड़ी टेंशन हो जाती है, कहाँ से स्टार्ट करें, अरे भाई लिखना कहाँ से है। तो पहले से ही अगर कंफ्यूजन दिमाग में आ गई तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट और आगे धीरे धीरे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और भाई मार्क्स तो कम आने ही है। सो हमने करना क्या है? सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आपने सबसे पहले तो समझना है और फिर उसके बाद उसको लिखना है। हमारा ध्यान क्या है कि हमने सीधा लिखना है, सीधा नहीं लिखना, हमने पहले समझना है। आज के इस ट्यूटोरियल में अगर हम टास्क 1 को पहले तो थोड़ा सा समझेंगे बेसिक से, और बेसिक से समझते समझते जब हम आगे जाएंगे आप देखोगे कि आपका लिखना कितना आसान हो जाता है, मार्क्स लेने कितने आसान हो जाते हैं। भाई आइल्स की राइटिंग कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये कैसे आसान है आपको इस लेक्चर के जस्ट 10 और 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं कि इसके बेसिक से। आपको सब कुछ थोड़ा बहुत तो पता ही है कि इसमें 2 टास्क है, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में ग्राफ्स है, टास्क 2 में ऐसे हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आइल्स राइटिंग टास्क 1। हम लोग टास्क 1 से स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, देखना आपके कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होते हैं। मैं दोबारा ये बोल रहा हूं कि पहले करने हैं हमने कंसेप्ट क्लियर, पहले हम आपको समझाएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या लिखना है, वोकैबुलरी क्या है, टेक्निक्स क्या है, सब कुछ हो जाएगा। 50% काम तो आपका हो गया समझो, अगर आपने समझ लिया, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया। तो करते हैं स्टार्ट। लो, आज का जो टॉपिक आइल्स राइटिंग टास्क 1, और स्टेप बाय स्टेप हम इसके बाद चलते जाएंगे। आइल्स राइटिंग टास्क 1। तो आपको ऑलरेडी पता है इसमें रहते हैं भाई ग्राफ्स। अभी ग्राफ तो सबको पता है, 6-7 तरह के ग्राफ्स हैं। अभी आपको पता है कि ये जो ग्राफ्स हैं भाई, ये ग्राफ्स के आगे 2 मेन टाइप्स हैं। 2 मेन टाइप्स हैं, इसको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो ग्राफ जो तो हमें सिर्फ वैल्यूज को डील करते हैं और वैल्यूज के बारे में बताते हैं, और दूसरे वो ग्राफ्स जो एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। ये वैल्यूज एक एक करके देखें, आपको ऑलरेडी सबके नाम तो बहुत अच्छी तरह से आते हैं। जैसे कि अभी वैल्यू ग्राफ्स देखो। वैल्यू ग्राफ्स नंबर 1, लाइन डायग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल्स और मल्टीपल डाटा सेट्स। ये सब के सब में वैल्यूज होती हैं। वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू कम होती है, वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ये वैल्यू कौन कौन सी होती हैं? वैल्यूज को हम लाइंस के हिसाब से दिखाते हैं, बार्स के हिसाब से दिखाते हैं, वैल्यूज को पाई के हिसाब से, टेबल के हिसाब से, जहां फिर 2-3 सेट्स आ जाएंगे आपको मिलजुल के, तो मल्टीपल डाटा बोलते हैं उसको। 2-3 ग्राफ एक साथ आ गए तो वैल्यूज दिखाते हैं। तो ये सब तो है वैल्यूज चार्ट, ठीक है। ऑलरेडी आपको चार्ट्स के बारे में पता है, लेकिन ये चार्ट्स है कौन से, इनकी पहचान क्या है, इसके बारे में देख रहे हैं। लॉजिक समझो। इसके बाद दूसरा आ गया है एक्टिविटी चार्ट्स। अभी एक्टिविटी चार्ट्स 2 बच गए, कौन कौन से? प्रोसेस डायग्राम और ये 2 जो है इसमें वैल्यूज नहीं है, इसमें बिल्कुल भी वैल्यू से डील नहीं करते। तो ये जो है ये है वैल्यू चार्ट्स, और जो दूसरी साइड में जो है वो है एक्टिविटी चार्ट्स। इतना तो समझ में आ गया। चार्ट्स कौन से हैं पहले से ही पता है। अभी लॉजिकली आपको पता चल गया, 5 ये वाले हो गए, 2 वो हो गए, टोटल हो गए 7। समझ में आ गई बात? चलो आगे वैल्यूज के बारे में देखो। जो वैल्यू चार्ट्स है आपको ऑलरेडी पता है, 10th तक हमने सब कुछ मैथमेटिक्स में वैल्यूज के बारे में पढ़ा है।
ये क्या है, ये मेजरमेंट यूनिट्स हैं, नाप रहे हैं किसी को भी, किसी भी आइडेंटिटी को, किसी कोई भी फैक्टर को उसको नाप रहे हैं, तोल रहे हैं। तो मेजरमेंट यूनिट्स जो हैं इस, ये काउंटेबल भी हैं, नंबर्स भी हैं, अनकाउंटेबल्स भी हैं। ऑलरेडी अभी नंबर्स कितने हैं, कम है, ज्यादा है, वैल्यूज हैं। परसेंटेज, सॉरी, अभी आप देखोगे परसेंटेज, ये भी वैल्यूज की परसेंटेज है। फिर इसके बाद क्वांटिटी देख रहे हैं हम लोग, किलोमीटर है, किलोग्राम्स है, लीटर है, ये सब के सब जो है ये वैल्यूज है जिसको हम 5 ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 5 ग्राफ आपको मैंने बताया, लाइन, बार, पाई, टेबल एंड मल्टीपल चार्ट्स। समझ में आ गया? एक्टिविटीज, अभी एक्टिविटीज जो है ये है प्रोसीजर्स। कोई आइटम बन रही है तो उसकी कोई स्टेजेस हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ। अभी इसमें कोई वैल्यू तो नहीं है ना, इसमें तो जस्ट एक प्रोसेस है कि पहले कौन सी स्टेज थी, इसके बाद कौन सी स्टेज, इसके बाद कौन सी स्टेज। तो एक्शंस, अल्टरेशंस, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या कहां पे बना, कौन सी पोजीशन पे बना, तो एडिशंस। तो ये सब के सब जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये है हमारी एक्टिविटीज चार्ट्स। यहां तक भी आपको समझ में आ गया। देखो भाई, टास्क 1 में जितने भी चार्ट्स हैं वैल्यूज को डील करते हैं और एक्टिविटीज को डील करते हैं। समझ में आ गई? आपको उलझने की जरूरत ही नहीं है, कहां से पकड़ना है इसके बाद। अभी तो मैं आपको जस्ट पहचान बता रहा हूं भाई, पहचान तो लो। पहचान करने के बाद फिर देखेंगे कि इनका काम कहां से पकड़ना है, कहां से स्टार्ट करना है इनको, आपको वहां पे टाइम ही ना लगे। और फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पकड़ के खींचते रहो और कंप्लीट कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लिखना कैसे है, कौन सी वोकैबुलरी है, सब देखेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखो वैल्यूज, भाई थोड़ी वैल्यूज के बारे में समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। छोड़ो, आपकी एज, बेटा आपका कुछ एज है। अभी वो जो एज है वो आपकी वैल्यू है ईयर्स में। आप बोलोगे जी मैं तो 16 साल की हूँ, मैं तो 20 साल का हूँ, तो ये क्या है, ये तो एज है ना। ठीक है, अभी एज जो है ये बढ़ रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आप बोल रहे हो कि मैं तो बड़ा हो रहा हूं भाई। तो ठीक है, वैल्यू की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वैल्यू बढ़ती है। और दूसरे नंबर पे आपके फ्रेंड की भी एज है। हो सकता है कि आप कंपेयर करते हो कि मैं कितना बड़ा हूं या मैं कितनी छोटी हूं। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो, तो ये है कंपैरिजन। तो वैल्यूज की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो चेंज और दूसरा कंपैरिजन। तो भाई अगर आपको वैल्यू चार्ट आया तो पक्की बात है, यहां पे हमने चेंज और कंपैरिजन ये दोनों दिखाने हैं, ये दोनों दिखाने हैं। नंबर तो, बैंड्स तो इन दोनों को ही पकड़ोगे तो मिलेंगे। समझ में आ गया? तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कम है, सबसे ज्यादा, या फिर कंपैरिजन किसका ज्यादा है, कम है, इसको पकड़ेंगे। तो इसको फिर लिखना भी तो है ना। तो ये देखो जो वैल्यूज हैं, वैल्यू चेंज होती है समय के साथ। और अब हम इसको कंपेयर भी करते हैं और कंट्रास्ट भी करते हैं। दिमाग में बात क्लियर? लैंग्वेज ऑफ चेंज, लैंग्वेज क्या क्यों बोला है मैंने कि अभी भाई जो समझ में आ गया अभी उसको उतारना भी तो है, अभी उसको लिखना भी तो है। अभी हम उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे जिस वर्ड्स में लिखेंगे, जिस फ्रेजेस में लिखेंगे, जो उसको बोल रहे हैं हम लैंग्वेज, जो सेंटेंस हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका लिखने का जो भी स्टाइल है, हमारा क्या ना, हम ये समझते तो है नहीं और सीधा लिखने बैठ जाएंगे, भाई नंबर कहां पे आएंगे। ठीक है, तो जो लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, तो जो लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ चेंज, क्योंकि हमने चेंज दिखाना है टाइम के साथ। और फिर इसके बाद आ गया लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन, क्योंकि हमने कंट्रास्ट और कंपैरिजन ये दोनों भी दिखाने हैं। तो लैंग्वेज वाला पार्ट करेंगे, ये समझने वाला पार्ट और ये लिखने वाला पार्ट। समझ में आया? ऐसे ही एक्टिविटीज भी साथ साथ में देखते हैं। अभी एक्टिविटीज में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। पक्की बात है भाई, प्रोसेस डायग्राम कर रहे हो तो प्रोसेस में जो किसी चीज का प्रोसेस हो रहा है, बन रहा है, कोई चीज बन रही है तो उसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में इसमें वैल्यू नहीं है अभी कितनी बन रही है। ठीक है, जस्ट
एक बन रही है कि 100 पीस बन रहे हैं कि कितने किलोग्राम और टन बन रहे हैं, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, बस बन रही है, क्या हो क्या रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लोकेशन पोजीशन, इसके ऊपर ध्यान रहेगा जब मैप्स की बारी आती है। ठीक है, कहां पे कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना चेंज हो गया समय के साथ, कितना चेंज हो गया समय के साथ। अभी इसके जो लैंग्वेज होगी, डेफिनेटली लैंग्वेज ऑफ टाइम, जो टाइम भाई कब हुआ, कितने साल पहले चेंज हुआ, कभी चेंज तो वहां नई नई चीज बन रही है, जब प्रोसेस बन रहा है, पहले ये बन रहा है, बाद में ये बन रहा है, अभी पहले बाद बताना तो पड़ेगा ना। तो टाइम तो यहाँ पे भी डील करेंगे, लेकिन ये टाइम वैल्यू से डील नहीं कर रहा, यहाँ पे टाइम वैल्यू से डील कर रहा है, यहाँ पे टाइम वैल्यू से डील नहीं कर रहा, यहाँ पे टाइम लोकेशन, प्रोसेस, प्रोडक्शन, अल्टरेशन, एडिशन से डील कर रहा है। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो लोकेशन से डील कर रहा है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी आपको मैं प्रेजेंटेशन इस तरह से बनाइए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, स्टार्टिंग से उनको भी अच्छी तरीके से पता चल जाए लॉजिकली। ठीक है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे दर्शन करवाता हूं, दिखाता हूं कि एक एक करके जो हमने अभी लाइन डायग्राम कैसी रहती है, ये रही भाई लाइन डायग्राम, और इसमें हम वही चीज चेंज लाइन वैल्यू चेंज भी होती है और वैल्यू को हम कंपैरिजन भी करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू कम हो रही है, और ये है टाइम के साथ साथ वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, और अलग अलग आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही हैं। अभी ये कम होना, बढ़ना, कम होना, ये चेंज है। और अगर मैं कंपेयर करूं, इसका ज्यादा है और ये ग्रीन वाले का कम है, ये कंपैरिजन है। तो देखो कंपैरिजन भी आ गया, चेंज भी आ गया, कंपैरिजन भी आ गया, चेंज भी आ गया। समझ में आया? अभी नेक्स्ट देखो, अभी ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ में ये सबसे ज्यादा है, ये वाले जो हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बोलेंगे जी ये सबसे कम है, ये कंपैरिजन हो गया। और अगर हम बोलेंगे कि ये जो ब्लू है, ब्लू कम होके फिर इसके बाद ब्लू फिर से बढ़ गया, ब्लू फिर से और बढ़ गया, ये चेंज है। ये जो है ये कंपैरिजन कर रहा थी हम लोग कि ये ज्यादा है और ये कम है, ये अगर हम ऐसे करके देख रहे हैं ये कंपैरिजन है। समझ में आ गया? तो डेफिनेटली इसमें भी दोनों चीजें चेंज है, कंपैरिजन। ठीक है, आंख कहां पे जानी चाहिए, ग्राफ सामने आ गया आपके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहां से स्टार्ट करना है, आपको ग्राफ की पहचान है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान है, तो हम अगर ग्राफ समझ में आ गया बात खत्म। लो जी पाई चार्ट, शक्ल सबको याद, लेकिन इसमें करना क्या है। अभी देखो कोई भी कैटेगरी है, आप अगर देख रहे हो यहां पे हो क्या रहा है, अगर मैं बोलूंगा कि ये वाली ब्लू वाली कैटेगरी है, ठीक है, ये इधर इधर जा रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आप कंपेयर कर रहे हो कि ये ज्यादा है, ये वाली ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर देखोगे, यहां से इस साइड में जाओगे तो चेंज हो रहा है। तो यहां पे भी दोनों चीजें हैं, चेंज और कंपैरिजन। ये पाई चार्ट, इसके बाद टेबल, ये टेबल, टेबल में आप देखोगे, ठीक है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसका इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दोनों की चेंज और कंपैरिजन दोनों होगा, आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे ओनली कंपैरिजन हो रहा है, इस केस में ओनली कंपैरिजन हो रहा है। और ये टेक्निक क्या है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है ही नहीं है, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो भी कंपैरिजन हो रहा है, ऊपर से नीचे भी कंपैरिजन हो रहा है। ये जो टेक्निक है हम एक एक करके इलेबोरेट करूंगा, आपको समझाएंगे हम लोग। और इसके बाद आ गया मल्टीपल। मल्टीपल में क्या है कि दो दो हो गया, हो सकता है लाइन के साथ बार आ जाए, लाइन के साथ पाई आ जाए, टेबल के साथ पाई आ जाए, किसी के साथ भी कोई दूसरा आ सकता है। इस केस में आप क्या देख रहे हो, इस केस में देख रहे हो कि आप लाइन के साथ पाई चार्ट, लाइन के साथ पाई चार्ट आए, तो ये है मल्टीपल। ये जो कैटेगरी आप जो देख रहे हो ये है मल्टीपल। ठीक है जी, तो डेफिनेटली क्योंकि ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो इसमें भी हम चेंज और कंपैरिजन को डील करेंगे। उम्मीद है कि आपको वैल्यू के 5 चार्ट जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड्स के साथ में शो किए हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
ये बहुत फंडामेंटल बेसिक चीज है, यहां से स्टार्ट करो, समझ से स्टार्ट करो, इसके बाद टेक्निक है, फिर किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, ताकि जो आपका जो चेक करने वाला है उसको ये बात समझ में आ जाए। अगर चेक करने वाले को समझ में नहीं आया, इंडिया में पता क्या होता है, बस पेज भर के आ जाओ, ठीक है, करना क्या है कि छोड़ के नहीं आना है, कहां से लिखना स्टार्ट किया कहां से खत्म किया हमें भी नहीं पता, तो समझने वाला को क्या कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि मैं तो पूरा पूरा लिख के आया था, भाई ऐसा नहीं है ना। तो इसका एक सिस्टम है ना कि आप लिख किस पर्पज से रहे हैं, कि वो उसके मेन पॉइंट्स उठाने हैं, उसको स्ट्रक्चर वाइज लिखना है, ताकि पूरा ग्राफ आसानी से समझ में आ जाए। ग्राफ इंफॉर्मेशन को, वैल्यूज को ग्राफ में उसने इसलिए डाला है कि इसको आसानी से समझ में आ जाए। अगर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया तो फायदा क्या, तो समझ में आएगा कैसे, क्योंकि हमने समझा ही नहीं। पहले मार्क्स लेने हैं तो पहले तो दिमाग लगना है भाई, तो पहले दिमाग लगाओ, पहले हम समझते हैं, समझने में ना दिमाग लगाते हैं। लिख तो आप लोगे, बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और बचपन से इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, इसको किसी ने समझाया भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को भरना है हमने। और जो आप इस क्लास में देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आप डेफिनेटली बोलोगे कि भाई ये तो पहले हमें किसी ने बताया ही नहीं, है ना। तो कंसेप्ट आपके लिए थोड़े नए होंगे, लेकिन आसान है, नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिकली बस आपको बता रहे हैं। तो एक दो लेक्चर ज्यादा लग जाएंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप डिफरेंस देखोगे कि लिखना कितना आसान हो गया, लिखना क्या है, कहां से लिखना है, और कैसे बात को समझाना है अपने इवेल्युएटर को आगे। नेक्स्ट, तो एक्टिविटी चार्ट्स दो बच गए, वो भी दिखा देते हैं। एक्टिविटी चार्ट्स, अभी जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये है प्रोसेस डायग्राम। प्रोसेस डायग्राम में यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे किसी वैल्यू की बात नहीं हो रही कि भाई यहाँ पे एक पीसी या वहां पे जाके 3 हो गए या कुछ है। यहाँ पे डाटा गैदर हो रहा है, डाटा प्रोसेस हो रहा है, फिर इसके बाद डाटा को यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस डायग्राम है, ठीक है, ये वैल्यू को डील नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम की बात जरूर होगी कि सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज पे कैसे क्या हुआ, ठीक है, सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, इसके बाद थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, या फोर्थ स्टेज पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे तो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। तो ये जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी पहली है कौन सी बाद में, टाइम को डील कर रहे हैं। लेकिन टाइम इसमें वैल्यू को डील नहीं कर रही है कि ये 1 2 3 4 है, किलोग्राम या लीटर मीटर फलाना, इसको डील नहीं कर रही, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लोकेशन, लोकेशन इसमें नहीं है, प्रोसेस में नहीं, वो मैप्स में है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक्टिविटी चार्ट्स है। जैसे कि अभी आप देखोगे ये मैप्स है, टाइम यहाँ पे भी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1990 है, ये यहाँ पे 2012 है, टाइम इधर भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल था यहाँ पे 10 हॉस्पिटल, तो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे 1 2 3 4 की कोई बात नहीं हो रही, कोई वैल्यू की बात नहीं हो रही। हाँ, हॉस्पिटल कहीं चेंज तो नहीं हो रहा, यहाँ पे हॉस्पिटल छोटा था यहाँ पे बड़ा हो गया, बात तो इसकी हो गई है, अल्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे कैफे था, इसकी जगह पे यहाँ पे होटल बन गया, ठीक है। कहां पे बन गया तो लोकेशन भी बतानी है, और कब बन गया टाइम का भी इसमें डील, टाइम भी डील हो रहा है। तो डेफिनेटली टाइम एंड लोकेशन दोनों को डील करेंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में लगी। अभी हमें इतना तो भाई इस लेक्चर में अच्छी तरह से पता चल गया कि भाई टाइम ये जो है ये वैल्यू और एक्टिविटीज को डील करना है। और वैल्यूज में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चेंज है, और क्या है, कंपैरिजन। एक्टिविटीज में क्या है, टाइम है और लोकेशन। अभी तक तो इतना ही देखा है, जिनको नहीं समझ में आया फिर अच्छी तरीके से एक अच्छा सा चार्ट बना के समझा रहा हूं, ठीक है। फायदा इसका क्या है कि दिमाग में छप जाता है, ठीक है, और नहीं कुछ तो थोड़ा देखना, अगर आप देखोगे, देखने से चीजें दिमाग में छप जाती है। दूसरे नंबर पे किसी को किस तरीके से समझ में आता है, किसी को किस तरीके से समझ में आता है, 2 बार 4 बार बताऊंगा, जो पहले समझ में आया अब समझ में आएगा। भाई देखो वैल्यू चार्ट्स हैं, वैल्यू चार्ट्स कौन कौन से हैं, लाइन, बार, पाई, टेबल एंड मल्टीपल डाटा, ये रही। फिर इसके बाद दूसरा क्या था, एक्टिविटीज है, और वो है मैप एंड प्रोसेस। वैल्यू चार्ट जो है इसमें लैंग्वेज ऑफ चेंज एंड लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, क्योंकि वैल्यू जो है वो चेंज भी होती है
ठीक है, इस चीज में हमें चेंज दिखाना है, बढ़ गई कम हो गई, और कंपैरिजन भी इसकी ज्यादा है इसकी सबसे कम है वो दिखानी पड़ती है। और इस साइड में हमें टाइम बताना पड़ता है, पहले कौन सी चीज हुई, बाद में कौन सी हुई, उससे पहले बाद में कौन सी हुई, और इसके बाद हमने लैंग्वेज ऑफ लोकेशन कहाँ पे हुई कितनी हुई बतानी पड़ती है। इस साइड में जो हम वैल्यू दिखाते हैं, वैल्यूज के मेजरमेंट यूनिट्स रहते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, परसेंटेज हो सकती है, मीटर लीटर कुछ हो सकता है, मनी वगैरह कुछ भी हो सकती है। और इस केस में अल्टरेशन एडिशन है भाई, इसमें कोई यूनिट्स नहीं है, ये एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन अल्टरेशन एडिशन है, ठीक है। तो यहां तक जो है एक ही स्लाइड में जो भी हमने पीछे जो कुछ भी दिखाया था, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, एक ही स्लाइड के अंदर सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, और ये सब कुछ है भाई जो हमने अभी किया। आप में से कहीं तो इतने सोचेंगे यार ये सब कुछ करने का फायदा क्या है भी, फायदा आपको समझ में आएगा जब हम इससे नेक्स्ट चलेंगे। अभी तो हमको ये पता चल गया कि वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आपको ये पता है कि जब आपने टास्क 1 को लिखना है तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिखना है और उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है, 150 to 50 वर्ड्स में लिखना है। तो हमें उन्होंने बहुत सारी कंडीशन दे के रखी हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सो उस लाइन में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को तो उठाना ही है, समझना तो पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर लिखनी है, जब बाद में लिखनी है तो वो तो हम जब समझेंगे तब पता चलेगा ना। कान पकड़ना कहां से है, वही बोल रहा हूं, वो कहां से स्टार्ट करना है। तो ये वाली जो आगे वाली जो चीजें हैं समझने वाली पहले, और ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आपको ये लेक्चर यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आपकी आइल्स को आसान, आपकी राइटिंग को आसान कैसे करना है आपको इस क्लास में पता चल जाएगा, बैंड कैसे आएंगे पता चल जाएगा। जस्ट हमारे साथ बने रहना है और आगे देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्लान के साथ। नेक्स्ट प्लान में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ डाटा सिलेक्शन कैसे करनी है, ग्रुपिंग और ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, वोकैबुलरी फ्रेजेस, ये सब कुछ देखेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, और ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सब कुछ हम करने वाले हैं नेक्स्ट में, एक एक करके अच्छी तरीके से। और फिर आप देखोगे कि आपके बैंड कैसे नहीं बढ़ते। बढ़ाएंगे भाई, मिलजुल के बढ़ाएंगे, लेकिन मिलजुल कर ही बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। ओके, थैंक यू।